लगता है कि उसका चेहरा पहचानना मुश्किल हो जाता है। गुस्से से दहाड़ते हुए किम सिर्फ एक ही सवाल पूछता है, मेरी बेटी कहाँ छिपाई है, बताओ। असल में साल 2008 में जब दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच शांति वार्ता चल रही थी, उसी दौरान उत्तर कोरिया के कई जासूस रहस्यमय तरीके से मारे जा रहे थे। इन हत्याओं के पीछे दक्षिण कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस का डिप्टी डायरेक्टर था। उस समय मैनेजर किम उत्तर कोरिया की सेना के लिए काम करता था। उसका आखिरी मिशन इसी अधिकारी को खत्म करना था। किम अकेले ही उसके पीछे पड़ जाता है। वह गोलियां चलाकर उसके सभी आदमियों को खत्म कर देता है और आखिरकार उस अधिकारी को पकड़ लेता है। इसके बाद वह उसकी कार को बैरिकेड तोड़ते हुए सीधे एक ऊंची चट्टान से नीचे गिरा देता है। डिप्टी डायरेक्टर वहीं मर जाता है, लेकिन किम बड़ी चालाकी से अपनी मौत का झूठा नाटक रच देता है। उसने यह जानलेवा मिशन सिर्फ इसलिए पूरा किया था क्योंकि सेना ने वादा किया था कि इसके बाद उसे हमेशा के लिए छुट्टी दे दी जाएगी। जब अधिकारियों ने अपना वादा तोड़ने की कोशिश की तो किम ने अपने कमांडर के सिर पर बंदूक तान दी। उसने साफ कह दिया कि अगर उसे नहीं छोड़ा गया तो वह पूरी यूनिट को खत्म कर देगा। आखिरकार मजबूर होकर सेना उसे आजाद कर देती है। उसी समय उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। किम तुरंत अस्पताल पहुंचता है। कुछ देर बाद उसकी गोद में एक प्यारी सी बेटी आती है, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। उसकी पत्नी बेटी को जन्म देने के तुरंत बाद दुनिया छोड़ देती है। मरने से पहले वह किम से आखिरी बार कहती है, हमारी बेटी का नाम मिंजी रखना और अपने सैनिक वाले अतीत को हमेशा के लिए छोड़कर सिर्फ अपनी बेटी की परवरिश करना। अपनी पत्नी की मौत से किम पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन वह उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने का फैसला करता है। वह अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर एक साधारण ऑफिस कर्मचारी बन जाता है और अकेले ही अपनी बेटी की परवरिश करता है। अगले 18 सालों तक वह माँ और पिता दोनों की जिम्मेदारी निभाता है। वह मिंजी को बचपन से लेकर स्कूल तक हर कदम पर संभालता है, लेकिन उसे कभी नहीं लगा था कि एक दिन उसकी बेटी इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। पिछली रात नामहान के नाम से आए मैसेज पर भरोसा करके मिंजी स्कूल के पीछे पहुंची थी। उसे नहीं पता था कि नामहान का फोन पहले ही कुछ बदमाश छात्रों ने चुरा लिया था। वहाँ उसका इंतजार नामहान नहीं बल्कि वही लड़की और उसकी सहेलियां कर रही थीं, जो उसे रोज परेशान करती थीं। वे चाहती थीं कि मिंजी सबके सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगे, लेकिन मिंजी ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। उसने गुस्से में लड़की के बाल पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया और मारना शुरू कर दिया। तभी एक लड़का पीछे से आया। उसने मिंजी के बाल पकड़ ली और उसे बेरहमी से पीटने लगा। इतने में वह लड़की जमीन से एक ईंट उठाती है और पूरी ताकत से मिंजी के सिर पर मार देती है। मिंजी वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। उसके सिर से बहुत तेजी से खून बहने लगता है। यह देखकर सभी बच्चे घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद मिंजी मर चुकी है। उनमें से एक लड़का सबसे ज्यादा शांत रहता है। वह सबके मोबाइल छीन लेता है और एम्बुलेंस बुलाने की बजाय अपने बड़े साथी को फोन करता है। वह बताता है कि गलती से एक लड़की मर गई है और अब लाश को कैसे छिपाया जाए। पहले तो वह आदमी इसे बच्चों की बेवकूफी समझकर फोन काट देता है, लेकिन जब लड़की बताती है कि उसके पिता डायरेक्टर चू हैं और पैसों की कोई कमी नहीं होगी, तब वह मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वे लोग मिंजी को कार की डिक्की में डाल देते हैं। इसके बाद वह आदमी डायरेक्टर चू की बेटी को खुद उसके घर छोड़कर आता है और कहता है कि इस बारे में अपने पिता को कुछ मत बताना। उधर किम उस बदमाश लड़के को बुरी तरह पीटकर सच्चाई उगलवा लेता है। डरा हुआ लड़का आखिरकार अपने बड़े साथी का ठिकाना बता देता है। फिर भी किम एक बार घर लौटता है। उसे उम्मीद होती है कि शायद यह सब उसका भ्रम हो और मिंजी घर पर उसका इंतजार कर रही हो, लेकिन घर पूरी तरह खाली होता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी सचमुच गायब हो चुकी है। वह अलमारी से 18 साल से छिपाकर रखा अपना पुराना सूटकेस निकालता है। उसी पल एक साधारण ऑफिस कर्मचारी की मौत हो जाती है और खतरनाक एजेंट किम फिर से वापस लौट आता है। वह सीधे अपराधियों के अड्डे पर पहुंचता है। वहां गुंडे एक गरीब आदमी की बेटी को जबरदस्ती ले जाने वाले थे, क्योंकि उसके पिता कर्ज नहीं चुका पाए थे और उनसे धोखे से ऐसा कागज साइन करवा लिया गया था जिसमें लड़की के अंग बेचने की बात थी। बेहोश लड़की को देखकर किम के मन में डर बैठ जाता है कि कहीं मिंजी के साथ भी ऐसा ही कुछ तो नहीं हुआ। गुस्से में वह अकेले ही पूरे गैंग को बेरहमी से खत्म कर देता है। उनका सरगना भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर पहले से जाल बिछाकर
बैठे किम के हाथों पकड़ा जाता है। किम उसे कुर्सी से बांध देता है और पूछता है, मेरी बेटी कहाँ है? पहले वह कुछ नहीं बताता, लेकिन कड़ी यातना के बाद वह गैंग बॉस का नाम बता देता है। वह यह भी कहता है कि उसके पास बॉस का कोई सीधा संपर्क नहीं है, सारी बातें सिर्फ ग्रुप चैट में होती थी। यह जवाब सुनकर किम गुस्से से उसके पैर के बीच गोली मार देता है और धमकी देता है, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो तुम्हारे पूरे परिवार को उसके साथ दफना दूंगा। उसी समय गैंग बॉस का मैसेज आता है। किम तुरंत उसे फोन करता है, लेकिन चालाक बॉस खतरा भांप जाता है। वह अपने आदमियों को फोन न उठाने का आदेश देता है और सिर्फ एक मैसेज भेजता है, लाश का इंतजाम हो चुका है। फिर वह पूरा ग्रुप चैट डिलीट कर देता है। यह मैसेज पढ़कर किम पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। गुस्से में वह उसी आदमी को मारने वाला होता है, लेकिन तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। गैर कानूनी हथियार रखने के आरोप में पुलिस किम को गिरफ्तार कर लेती है। उधर सरकार को भी पता चल जाता है कि उत्तर कोरिया का पूर्व जासूस मैनेजर किम अभी जिंदा है। सरकार उसे बेहद खतरनाक अपराधी मानती है। शांति वार्ता खराब न हो, इसीलिए बड़े अधिकारी फिलहाल उसके खिलाफ कार्रवाई टालने का फैसला करते हैं। लेकिन इंटेलिजेंस विभाग का एक बड़ा अधिकारी उससे पुरानी दुश्मनी रखता है। वह सरकार की बात नहीं मानता और चुपचाप एक खतरनाक भाड़े के हत्यारे को किम को मारने की जिम्मेदारी दे देता है। हत्यारा सबसे पहले पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां किम का मोटा दोस्त पहले से बंद होता है। पुलिस वाले का भेष बनाकर वह उससे किम का पता पूछता है। दोस्त उसे पता तो बता देता है, लेकिन हंसते हुए कहता है, मरोगे तुम, किम नहीं। इसके बाद वह किसी तरह पुलिस को चकमा देकर हिरासत से भाग निकलता है, ताकि अपने दोस्त को खतरे की खबर दे सके। इधर पुलिस स्टेशन में किम से लगातार पूछताछ होती रहती है, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोलता। उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपनी बेटी पर होता है। जब पुलिस उसकी पहचान जांचने के लिए फिंगरप्रिंट स्कैन करती है, तो सिस्टम हाई सिक्योरिटी पासवर्ड मांगने लगता है। तभी किम का जब्त किया हुआ फोन बज उठता है। शुरुआत में वह ध्यान नहीं देता, लेकिन जैसे ही पुलिस वाला कहता है कि कॉल करने वाली का नाम मिंजी है, किम की आंखों में अचानक उम्मीद की चमक लौट आती है। वह बिना कुछ सोचे पुलिस वाले पर झपट पड़ता है, उसका गला पकड़कर फोन छीन लेता है और कांपती हुई आवाज में कॉल रिसीव करता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कहीं उसकी बेटी सचमुच अभी भी जिंदा तो नहीं है। नंबर 73 था। फिर कहानी और पीछे साल 1997 में पहुंचती है। उत्तर कोरिया के एक अनाथालय में मेजर री सबसे ताकतवर बच्चों को चुनने आया था। वह उन्हें भविष्य का सीक्रेट एजेंट बनाना चाहता था। जब उसने पूछा कि कौन सेना में जाना चाहता है, तब एक छोटे लड़के किम ने हाथ उठाकर सिर्फ इतना पूछा, क्या वहाँ भरपेट खाना मिलेगा? जवाब हाँ मिलते ही वह आगे बढ़ गया और बाकी बच्चों से लड़ने लगा। आखिर में सिर्फ 2 बच्चे बचे। एक था डोंगगांग और दूसरा किम। मेजर री दोनों की जिद और हिम्मत देखकर उन्हें साथ ले गया। इसके बाद शुरू हुई बेहद खतरनाक ट्रेनिंग। जरा सी कमजोरी दिखाने वाले बच्चों को वहीं गोली मार दी जाती थी। उन्हें लड़ना, मारना, दर्द सहना और किसी भी हाल में मुंह बंद रखना सिखाया जाता था। तभी पता चलता है कि असली एजेंट नंबर 66 किम नहीं, बल्कि डोंगगांग था। किम का नंबर 73 था। डोंगगांग हर परीक्षा में पहले नंबर पर आता था। किम हमेशा दूसरे स्थान पर रहता था। यही बात उसके अहंकार को सबसे ज्यादा चुभती थी। वह किसी भी कीमत पर नंबर 1 बनना चाहता था। एक दिन डोंगगांग उसके लिए खाना लेकर आया, लेकिन किम ने गुस्से में खाना फेंक दिया और उससे लड़ पड़ा। इसके बाद उसने दिन रात और भी ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। एक रात किसी ने उसे सोते समय मारने की कोशिश की। हमलावर को हराने के बाद वह बाहर निकला तो उसने कई बच्चों की लाशें जलती हुई देखी। जो ट्रेनिंग में कमजोर पड़ते थे, उनका यही अंजाम होता था। समय बीतता गया। किम और डोंगगांग दोनों सबसे खतरनाक एजेंट बन गए। एक मिशन में उन्हें दक्षिण कोरिया के एक बड़े अधिकारी की हत्या करने भेजा गया। दोनों चुपचाप दुश्मन के घर में घुस गए। सब कुछ आसान लग रहा था, लेकिन जैसे ही डोंगगांग ने लक्ष्य के पास जाकर देखा, उसे पता चला कि वह असली आदमी नहीं, बल्कि एक नकली पुतला था। उसी पल वहां लगा टाइम बम फट गया। धमाके में एजेंट नंबर 66 मारा गया। सिर्फ किम ही जिंदा बच पाया। इसके बाद सभी को उस पर गद्दार होने का शक होने लगा। मरने से पहले डोंगगांग ने अपने छोटे भाई से वादा किया था कि वह उसे लेने जरूर आएगा।
बाद में उसी छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की याद में एजेंट नंबर 66 अपना लिया। वर्तमान में वही नया एजेंट 66 किम की गर्दन पर बंदूक ताने खड़ा था। जैसे ही उसने गोली चलाई, किम बिजली की तेजी से सिर झुका देता है और गोली बच जाती है। उसी समय हानसू उसे जोरदार लात मारकर दूर फेंक देता है, लेकिन हमलावर फिर बंदूक उठा लेता है और दोनों पर लगातार गोलियां चलाने लगता है। हालात बेहद खतरनाक हो जाते हैं। तभी अचानक किसी तीसरे व्यक्ति की गोली एजेंट 66 को लगती है। गोली चलाने वाले कोई और नहीं बल्कि एजेंट ली और सांगा थे। अब एजेंट 66 चारों तरफ से घिर चुका था। मजबूर होकर वह अपनी बंदूक नीचे रख देता है। तभी किम को पता चलता है कि उसकी ऑफिस की सहकर्मी सांगा और उसके घर के पास रहने वाले लॉन्ड्री वाले अंकल दोनों दक्षिण कोरिया के सीक्रेट एजेंट हैं। वे इतने सालों से उसी पर नजर रख रहे थे। किम कहता है, मेरी बेटी का अपहरण हो गया है, उसे ढूंढ लेने दो, उसके बाद मैं खुद तुम्हारे सामने सरेंडर कर दूंगा। यह सुनकर एजेंट ली उसे जाने देता है, लेकिन तभी एजेंट 66 अचानक सांगा पर हमला कर देता है। वह उसकी बंदूक छीनकर एजेंट ली को गोली मार देता है और भागने लगता है। सांगा भी तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ती है। कुछ देर बाद पता चलता है कि एजेंट ली मरा नहीं था, उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। उधर किम और हानसू हासिन स्टेशन की तरफ तेजी से बढ़ते हैं। रास्ते में उनका मोटा दोस्त भी उनकी गाड़ी में आ जाता है। वह लगातार बोलता रहता है, जिससे हानसू परेशान हो जाता है। स्टेशन पहुंचकर तीनों उस बेघर बूढ़े को ढूंढ लेते हैं जिससे मिंजी का फोन खरीदा गया था। किम उसे अपनी बेटी का फोन दिखाकर पूछता है, ये तुम्हें कहाँ से मिला? शुरुआत में वह बूढ़ा अनजान बनने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे किसी फोन के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन जैसे ही चिंचान ने उस बेघर आदमी को धमकी दी कि अगर उसने सच नहीं बताया तो उसे गली में ले जाकर बुरी तरह पीटेगा, वह तुरंत डर गया और सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि उसी शाम उसने एक मोटे आदमी को सफेद BMW से उतरकर खाने का एक बैग कूड़ेदान में फेंकते देखा था। भूख से परेशान होकर वह कूड़े में खाना ढूंढने लगा। तभी उसे वहां मिंजी का फोन मिला। कुछ देर बाद इलाके के कुछ लड़कों ने वह महंगा फोन देख लिया और शराब की एक बोतल के बदले उससे फोन खरीद लिया। उसे सिर्फ इतना याद था कि गाड़ी सफेद BMW थी और उस मोटे आदमी के बाल जूड़े में बंधे हुए थे। बस इतनी ही जानकारी उसके पास थी। हानसू तुरंत गाड़ी में लौटता है और अपने खास कंप्यूटर से उस इलाके के CCTV कैमरे हैक कर देता है। कुछ देर बाद उन्हें वही सफेद BMW दिखाई देती है। वीडियो देखकर हानसू उस मोटे आदमी की पूरी जानकारी निकाल लेता है। उसका नाम किम था और उसके खिलाफ पहले से 8 आपराधिक मामले दर्ज थे। यह सुनकर मैनेजर किम अपनी बेटी को लेकर और ज्यादा बेचैन हो जाता है। हानसू BMW की लोकेशन ट्रैक करता रहता है। उधर वह मोटा गुंडा अपने बॉस ली के साथ बैठा होता है। उनकी बातों से पता चलता है कि उन्होंने मिंजी को ऐसी जगह छिपा रखा है जहां कोई उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। ली का असली निशाना चेयरमैन छू था। वह मिंजी की मौत का इस्तेमाल करके चेयरमैन छू की बेटी को ब्लैकमेल करना चाहता था। दरअसल कई साल पहले चेयरमैन छू ने एक बिल्डिंग खाली कराने के लिए ली से लोगों पर हमला करवाया था, लेकिन इतना भी उसके लिए काफी नहीं था। बाद में उसने अपने आदमियों से ली को ऊंची इमारत से नीचे फेंकवा दिया और मीडिया में झूठी खबरें फैलवा दी कि बिल्डिंग रहने लायक नहीं रही। किस्मत से ली बच गया। उसने बदला लेने के लिए वापस जाकर चेयरमैन छू पर हमला किया और बाद में खुद गैंग का नया बॉस बन गया। लेकिन वह भूल गया कि चेयरमैन बनने से पहले छू खुद भी एक बेहद खतरनाक गैंगस्टर था। दोनों की भिड़ंत में छू ने ली की बुरी तरह पिटाई की। चाकू निकालने पर भी ली उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। छू ने उसके चेहरे पर गहरा निशान बना दिया और अपने सचिव से उसके मुंह में गर्म आलू ठूस ठूस कर उसे यातना दिलवाई। आखिरकार ली घुटनों के बल गिरकर अपनी जान की भीख मांगने लगा। उसी दिन की बेइज्जती वह आज तक नहीं भूल पाया था। अब खाना पीना खत्म करने के बाद ली और उसके आदमी मिंजी को बंदरगाह ले जाते हैं ताकि सबूत हमेशा के लिए मिटा सके। उधर हानसू की ट्रैकिंग अभी पूरी नहीं हुई थी। तभी बंदरगाह पर एक बुजुर्ग चौकीदार उन्हें देख लेता है। मोटा गुंडा बिना देर किए उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद वे मिंजी को कोल्ड स्टोरेज में बंद कर देते हैं। इसी दौरान हानसू की ट्रैकिंग लगभग पूरी होने वाली होती है। अचानक उनकी गाड़ी के नीचे जोरदार धमाका होता है। बम फटते ही गाड़ी कई मीटर हवा में उछलकर पलट जाती है। किम बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन उसकी नजर लगातार रडार स्क्रीन पर रहती है।
जैसे ही ट्रैकिंग 100% पूरी होती है, स्क्रीन पर दिखता है कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है और कोल्ड स्टोरेज के अंदर हिल रही है। उधर मिंजी बोरे से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। उसी समय रडार BMW की लोकेशन म्योंगबो पोर्ट दिखा देता है। ये हमला चीफ कांग ने किया था। वह चाहता था कि किम उसके सामने आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन सबसे पहले हांसू मलबे से बाहर निकलता है। वह मुस्कुराते हुए कांग का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। कांग गोली चलाता है, लेकिन हांसू फुर्ती से बच जाता है और उसे लड़ाई में उलझा देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर मैनेजर किम कांग की गाड़ी में बैठता है और पूरी रफ्तार से बंदरगाह की तरफ निकल जाता है। गुस्से में कांग हांसू से लड़ने लगता है। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला होता है। आखिर में हांसू जोरदार वार करके कांग को नदी में गिरा देता है। उधर दक्षिण कोरिया के एजेंट भी वहां पहुंच जाते हैं, इसलिए हांसू भी नदी में कूदकर बच निकलता है। इधर कोल्ड स्टोरेज में मिंजी रोते हुए मदद के लिए इधर उधर भाग रही होती है। बाहर ली खुद चेयरमैन चू के सचिव नाम को फोन करता है। वह साफ कहता है कि उसके पास ऐसा सबूत है जिससे साबित हो जाएगा कि चेयरमैन चू की बेटी ने हत्या की है। वह रिकॉर्डिंग का एक हिस्सा भी सुनाता है। यह सुनते ही सचिव सारी बात चेयरमैन चू को बता देता है। चू तुरंत आदेश देता है कि सारे सबूत बदल दिए जाएं और हत्या का पूरा इल्जाम ली पर डाल दिया जाए। उसी समय मैनेजर किम बंदरगाह पहुंच जाता है। वह सफेद BMW देखकर समझ जाता है कि वह सही जगह पर आ गया है। अपने अनुभव के सहारे वह सीधे उस कमरे की तरफ बढ़ता है जहां उसे सबसे ज्यादा शक होता है। हालांकि वह कमरा कोल्ड स्टोरेज नहीं होता। वहां उसकी मुलाकात उसी मोटे गुंडे से होती है। किम अपनी बेटी का फोन दिखाकर आखिरी बार उन्हें सच बोलने का मौका देता है, लेकिन वे लोग कुछ भी बताने से इनकार कर देते हैं। उधर कोल्ड स्टोरेज का दरवाजा खुलता है। मिंजी तुरंत एक कोने में छिप जाती है। अंदर आने वाला कोई और नहीं बल्कि ली होता है। मिंजी चुपचाप दूसरी जगह छिपने की कोशिश करती है। ली धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और बस उसे देखने ही वाला होता है कि तभी उसके फोन की घंटी बज जाती है। कॉल चेयरमैन चू की होती है। ली बाहर आकर फोन उठाता है और कहता है कि अगर चू अपनी बेटी का राज छिपाना चाहता है तो 2 अरब वॉन लेकर तय जगह पर आए। बदले में वह मिंजी की लाश सौंप देगा। साथ ही वह सचिव नाम के सारे दांत भी मांगता है, क्योंकि सालों पहले उसी ने उसके दांत तोड़ दिए थे। चेयरमैन चू यह सौदा मान लेता है और अपने कई बॉडीगार्ड्स के साथ वहां जाने की तैयारी करता है। उधर ली पैसे और बदले की खुशी में खोया होता है। तभी उसके पीछे दरवाजा धीरे धीरे चरमराता है। वह मुड़कर देखता है और सामने उसकी नजर सीधे मिंजी से टकरा जाती है। उसी समय दूसरी तरफ मैनेजर किम ली के बाकी गुंडों को खत्म करके तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जल्द ही मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, और जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना।